नमस्कार साथियों, सारथी पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप संस्कृत विषय में 25 प्लस अंक पाना चाहते हैं तो अंत तक इस क्लास में हमारे साथ ज़रूर बने रहिए। शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किसने किया है? 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किस कवि ने, किस लेखक ने किया है? भूषण भट्ट, दंडी, सुबंधु या फिर बाण भट्ट ने? तो 10 कुमार चरितम ग्रंथ है जिसके रचयिता कौन है? दंडी। और दंडी ने ही 10 कुमार चरितम ग्रंथ में 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किया है। तो निश्चित रूप से बी विकल्प सही उत्तर है यहाँ पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, माहेश्वर सूत्रों में निम्न में से कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार प्रयोग हुआ है? जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उन 14 माहेश्वर सूत्रों में सूत्र के अंत में कौन सा वर्ण 2 बार आया है? तो 4 विकल्प हैं, ल, च, श या फिर ण। हमें पहला सूत्र मिलता है कौन सा? अयुण। और अयुण के अंत में देखिए क्या है? ण है। और इसी प्रकार छठा सूत्र जो लड़ है उसके अंत में भी हमको ण मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं ण वर्ण 2 बार आया हुआ है। डी विकल्प सही उत्तर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, मंगलाचरण के प्रकारों में कौन सा एक नहीं है? ग्रंथ की शुरुआत करते समय कवि मंगलाचरण लिखता है जिसमें अपने इष्ट या अपने आराध्य या अपने गुरु की वंदना करता है। और जो मंगलाचरण होता है उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। यहाँ 4 विकल्प दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा मंगलाचरण का प्रकार नहीं होता है। तो मंगलाचरण का एक प्रकार होता है नमस्कारात्मक। इस प्रकार में जो कवि होता है वो अपने इष्ट आराध्य या गुरु को नमस्कार करता है, नमन करता है, उनसे प्रार्थना करता है। आशीर्वादात्मक में कवि अथवा लेखक अपने इष्ट या आराध्य से अपने श्रोताओं या पाठकों के लिए आशीर्वाद की कामना करता है। वस्तु निर्देशनात्मक में कवि क्या करता है? अपने आराध्य की प्रार्थना के साथ साथ उस ग्रंथ में जो कथानक आने वाला है उसका वर्णन प्रस्तुत करता है। तो ये तीनों प्रकार होते हैं। वस्तु निर्देशात्मक होता है, आशीर्वादात्मक होता है, नमस्कारात्मक होता है। लेकिन उपासनात्मक नाम का कोई भी मंगलाचरण का प्रकार नहीं होता है। तो जो प्रकार नहीं होता है वही हमें लिखना है। डी विकल्प सही उत्तर है यहाँ पर। अगला प्रश्न, शर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण नहीं है। शर प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आएगा? तो शर प्रत्याहार 13वां सूत्र जो है शससर, उस एक ही सूत्र की सहायता से बनेगा। और शससर सूत्र के अनुसार शर प्रत्याहार में शा वर्ण आता है, सा आता है और श आता है, लेकिन रा नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि ये अंतिम हल है और जो अंतिम हल होते हैं वो इत्संज्ञक होते हैं और जो इत्संज्ञक होते हैं तस्य लोपः से उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से सही वाक्य कौन सा है? युवाम आगच्छथ या फिर भवान तत्र गच्छन्ति, वयम दृश्यामः या फिर आसनम अधितिष्ठति। इन 4 विकल्पों में सही वाक्य की पहचान करनी है। तो यहाँ पर देखिए, इवाम आगच्छथ, क्या ये विकल्प सही है? तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इवाम जो करता है ये है मध्यम पुरुष द्विवचन का और क्रिया लगी है मध्यम पुरुष बहुवचन की, इसलिए ये गलत है। भवान तत्र गच्छन्ति, भवान करता प्रथम पुरुष एक वचन का है किंतु क्रिया लगी है प्रथम पुरुष बहुवचन की, इसलिए ये भी गलत है। वयम दृश्यामः, दृश्यामः जो ये क्रियापद लिखा है ये गलत है। दृश्य धातु का जब हम परस्मैपदी में लट लकार में प्रयोग करते हैं तो दृश्य धातु का आदेश क्या हो जाता है? लट लकार में पश्य हो जाता है और रूप चलते हैं पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। तो इस हिसाब से दृश्यामा नहीं पश्यामा होना चाहिए था। अब ये 3 विकल्प तो हमारे गलत हो गए, ए, बी, सी, ये तीनों गलत हैं। अब चौथा विकल्प है आसनम अधितिष्ठति। हमने कर्म कारक में सूत्र पढ़ा होगा अधिशेंग स्था साम कर्मम, और ये सूत्र कहता है कि अगर स्था धातु से पहले अधि उपसर्ग आ जाता है तो उसके आधार में कर्म संज्ञा होती है और उसमें विभक्ति कौन सी लगती है? द्वितीया। तो आसनम में द्वितीया है और स्था धातु के पहले अधि उपसर्ग है, अर्थात ये विकल्प हमारा, ये वाक्य हमारा बिल्कुल सही है। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना था, डी विकल्प सही उत्तर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, शरणवती पद संख्या बोधक है। शरणवती पद किस संख्या का बोध कराता है? तो शरणवती ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसमें संधि विच्छेद करने पर एक पद हमको मिलता है षट और एक पद क्या मिलता है? नवति ही।
अब देखिए षट का मतलब क्या होता है, षट का मतलब होता है 6 और नवतिः का मतलब क्या होता है, 90 होता है। अच्छा 6 और 90 कितना हो जाएगा, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं 96 हो जाएगा, सी विकल्प सही उत्तर है। तो षण्णवतिः पद किस संख्या का बोध कराता है, 96, सी विकल्प सही उत्तर के साथ बढ़ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिरात शब्द द्योतक है, चिरात अव्यय पद है और ये किसका द्योतक है, ये किसका बोध कराता है, दूरी का, समय का, ऊंचाई का या फिर चिरंजीवी का। तो चिरात का मतलब होता है लंबे समय तक, चिरकाल तक, और चिरकाल में काल शब्द आ जाता है तो हम कह सकते हैं ये समय का द्योतक है या समय का बोध कराने वाला शब्द है, बी विकल्प सही उत्तर है। जटाभि यति इस वाक्य में प्रयुक्त तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र है। जटाभि में जो तृतीया का प्रयोग हुआ है किस सूत्र से हुआ है, ये करण कारक का तृतीया विभक्ति का उदाहरण है, और जटाभि में जो तृतीया का प्रयोग हुआ है ये किस सूत्र से हुआ ये बताना है। तो तृतीया विभक्ति का विधायक सूत्र एक तो मिलता है हमें कर्तृकरणयोः तृतीया, किंतु ये सूत्र कहता है कि जो अनुक्त कर्ता होता है, अनुक्त कर्ता किसको कहते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता को, तो अनुक्त कर्ता में और करण में तृतीया का प्रयोग करते हैं। फिर हेतु ये सूत्र क्या हो जाएगा, ये भी नहीं है। सायुक्त्य प्रधान है, ये भी नहीं है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, इत्थम्भूत लक्षणे। इत्थम्भूत लक्षणे सूत्र कहता है कि जो प्राणी के लक्षण होते हैं या जिन चिन्हों से प्राणी को पहचाना जाता है उसमें तृतीया का प्रयोग किया जाता है। तो इत्थम्भूत लक्षणे सूत्र से जटाभि यति में तृतीया का प्रयोग किया गया है, बी विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अस्वस्था में समास कौन सा है, अस्वस्था में समास बताना है। तो अस्वस्था का सबसे पहले देखिए विग्रह क्या होगा, तो अस्वस्था का विग्रह होता है न स्वस्थः, और हमको पता है कि जहाँ पर पहला पद निषेधात्मक होता है वहाँ पर समास कौन सा होता है, नई तत्पुरुष। तो यहाँ पर नई तत्पुरुष ये समास है, ये तत्पुरुष समास का एक भेद है, तो निश्चित रूप से तत्पुरुष समास सही उत्तर हो जाएगा। न स्वस्था, अस्वस्था, नई तत्पुरुष, और नई नहीं है तो तत्पुरुष हम लिख सकते हैं। ए विकल्प सही उत्तर के साथ अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। उपसर्गों की संख्या मानी गई है, उपसर्ग कितने माने गए हैं संस्कृत भाषा में, तो उपसर्गों की संख्या 20 है, 21 है, 24 है या फिर 22 है। तो निश्चित रूप से उपसर्गों की संख्या कितनी है, 22, डी विकल्प सही उत्तर के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं। वयम रिक्त स्थान है, फिर लिखा है सह निवसामः, हम सब निवास करते हैं। यहाँ जो रिक्त स्थान है इसमें कौन सा पद भरा जाएगा, कौन सा शब्द भरा जाएगा ये बताना है। तो 4 विकल्प हैं। पहला है आनंदात, ये पंचमी विभक्ति है। आनंदेन ये तृतीया है। आनंदम द्वितीया है। आनंद से षष्ठी है। रिक्त स्थान में इन 4 में से कौन सा शब्द आना चाहिए, तो देखिए एक सूत्र होता है सहयुक्ते अप्रधाने, ये तृतीया विभक्ति का सूत्र है, करण कारक का सूत्र है, और ये कहता है कि सह साकम समम सार्धम, ये जो 7 अर्थ वाले शब्द होते हैं इन 7 अर्थ वाले शब्दों के योग में सदैव तृतीया का प्रयोग करते हैं। तो तृतीया विभक्ति का जो शब्द यहाँ पर है वो कौन सा है, आनंदेन है। तो वयम आनंदेन सह निवसामः, निश्चित रूप से इस रिक्त स्थान में आनंदेन विकल्प भरा जाएगा, आनंदेन शब्द भरा जाएगा, तो दूसरा वाला विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पंचगंगम पद में समास है, पंचगंगम पद में कौन सा समास है। अब देखिए पंचगंगम को हम देखते हैं तो यहाँ पहला पद क्या है, संख्यावाची विशेषण है। हम लोग नियम पढ़ते हैं समास में कि जहाँ पर पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है वहाँ द्विगु समास होता है। तो क्या इस नियम से द्विगु समास हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो हमें एक सूत्र मिलता है नदीभिश्च। कौन सा सूत्र मिलता है, नदीभिश्च, और ये सूत्र हमें कहाँ मिलता है, ये मिलता है अव्ययी भाव समास में। और ये सूत्र कहता है, नदीभिश्च सूत्र कहता है कि अगर नदियों के नाम से पहले संख्यावाची पद आ जाए तो वहाँ पर द्विगु समास नहीं अपितु कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तो नदी का नाम है गंगा और नाम से पहले संख्यावाची पद पंच दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर अव्ययी भाव समास सही विकल्प हो जाएगा। अव्ययी भाव समास है पंचगंगम में। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास बताइए। महाकवि, महान च असौ कवि, महान है जो कवि। यहाँ पर पहला पद क्या है, विशेषण, दूसरा पद क्या है, विशेष्य, और जहाँ पर ये स्थितियाँ होती हैं वहाँ पर निश्चित रूप से समास कौन सा होता है, कर्मधारय होता है। अगला प्रश्न, शिशु मोदकाय रोदिति उदाहरण है। शिशु मोदकाय रोदिति, बच्चा लड्डू के लिए रोता है, यह उदाहरण किस सूत्र का है ये बताना है।
तो 4 विकल्प दिए हैं, स्पृहे रीप्सितः, तादर्थे चतुर्थी वाच्य, रुच्यर्थानाम प्रियमाणः या हित योगे च। इसमें से किस सूत्र का ये उदाहरण है? तो तादर्थे चतुर्थी वाच्य सूत्र का ये उदाहरण है और ये सूत्र कहता है, तादर्थे चतुर्थी वाच्य कहता है कि क्रिया का जो कारण होता है, यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है? रोने की। और रोने की क्रिया का कारण कौन बना? लड्डू। बच्चा क्यों रो रहा है? उसको दर्द हो रहा है, तबीयत खराब है, या वो मारा गया है, डांटा गया है? कुछ नहीं किया गया है। बच्चे के रोने का कारण कौन है? बच्चे को लड्डू चाहिए, लड्डू के लिए रो रहा है। तो तादर्थे चतुर्थी वाच्य सूत्र के अनुसार ये उदाहरण सही है और हम निश्चित रूप से बी विकल्प को चुन सकते हैं, तादर्थे चतुर्थी वाच्य को। तो बी विकल्प सही है 14वें प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। किस प्रत्याहार से ऊष्म वर्णों का बोध होता है? यण, शल, हश या फिर जश? देखिए, जश प्रत्याहार में वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं, जबकि ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो 4 होते हैं, श, श, सा और हा। ये 4 वर्ण हैं जिनको हम ऊष्म कहते हैं। जश प्रत्याहार जब गढ़ 10वें सूत्र से बनता है। इसमें जो 5 वर्ग होते हैं, पांचों वर्गों के तीसरे वर्ण आते हैं, तो ये है नहीं। हश प्रत्याहार ये सघोष व्यंजनों का प्रत्याहार है। यण प्रत्याहार अंतःस्थ व्यंजनों का है, यावा राला आते हैं इसमें। अब एक ही विकल्प हमारे सामने शेष रह जाता है, वो कौन सा है? शल, बी विकल्प। बी विकल्प शल प्रत्याहार ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। बी विकल्प सही उत्तर है। अगले प्रश्न को देखें तो दृश्य धातु से शत्र प्रत्यय करके निष्पन्न होगा। जो दृश्य धातु है, इस दृश्य धातु के साथ जब हम शत्र प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? दृश्यन बनेगा, पश्यन बनेगा, दर्शन बनेगा या दृष्टि? तो दृष्टि जो है ये दृश्य धातु के साथ जब हम तीन प्रत्यय जोड़ते हैं तब बनता है, जबकि दर्शन जो है ये कब बनता है? तो दर्शन बनता है जब हम दृश्य धातु के साथ ल्युट प्रत्यय जोड़ते हैं। तो ये दोनों विकल्प हो गए गलत। अब दृश्यन ये गलत शब्द लिखा है। जब दृश्य धातु के साथ हम शत्र प्रत्यय जोड़ते हैं तो शत्र प्रत्यय जुड़ता है परस्मैपदी धातुओं के साथ, और दृश्य धातु का परस्मैपदी में जब हम प्रयोग करते हैं तो दृश्य धातु का आदेश क्या हो जाता है? पश्य। और ये जो पश्य है इसके साथ सत्र का अन जुड़ जाएगा तो रूप क्या बनेगा? पश्यन बनेगा। अच्छा, पश्यन रूप जो है ये बनेगा किसमें? ये बनेगा पुल्लिंग में। पश्यन रूप किसमें बनता है? पुल्लिंग में। अगर स्त्रीलिंग में बनेगा तो क्या बनेगा? पश्यन्ति। क्या बनेगा स्त्रीलिंग में? पश्यन्ति। और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा बोलिए? तो बनेगा पश्यत। पश्यन, पश्यन्ति, पश्यत। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या है? बी विकल्प। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न, मनोरथा उदाहरण है। मनोरथा किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का है, व्यंजन संधि का है, विसर्ग का है या प्रकृति भाव का है? तो मनोरथा ये किस संधि का उदाहरण है? चलिए देखते हैं। मनोरथा का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होता है मनस धन रथः। क्या होता है? मनस धन रथः। तो यहाँ पर देखिए सा है और इसके बाद रा है। सा तो व्यंजन है, तो क्या ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मूल शब्द हमारा क्या होता है? मनः होता है। क्या होता है? मनः। और ये विसर्ग जो होता है ये विसर्ग ही सा में बदलता है। किस सूत्र से? विसर्जनीय से सह सूत्र से। और इस सा से पहले जब छोटा आ हो, बाद में कोई स्वर या कोई सघोष व्यंजन हो तो ये सा ऊ में बदलता है। फिर ये ना जो है इसमें छोटा आ और सा का ऊ, आ प्लस ऊ मिलकर ओ बनते हैं और अंततः शब्द निष्पन्न होता है कौन सा? मनोरथा। तो हम कह सकते हैं कि मनोरथा जो उदाहरण है ये किस संधि का है? विसर्ग संधि का है। सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। और मनोरथा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मनस प्लस रथः। अगला प्रश्न, क्ष मिलकर बना है। ये जो संयुक्त व्यंजन क्ष है ये किससे मिलकर बनता है? चा और शा से, चा और छा से, का और छा से या फिर का और शा से? तो ए विकल्प सही उत्तर है। शा बनता है किसके योग से? का प्लस शा का जब योग होता है तब वर्ण कौन सा बनता है? श। ए विकल्प सही उत्तर। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, दा धातु किस गण की है? हमको पता है कि संस्कृत में लगभग कितनी धातुएं हैं? 2000 धातुएं हैं और इन 2000 धातुओं को गणों में बांटा गया है। अब गण कितने हैं? तो गणों की संख्या है 10। 10 गणों में इन 2000 धातुओं को बांटा गया है। अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जो दा धातु है ये किस गण की है? भ्वादि, अदादि, तनादि या जुहोत्यादि गण? तो 4 विकल्प हैं, इनमें से सही उत्तर क्या होगा? तो दा धातु जो है ये जुहोत्यादि गण की धातु है। डी विकल्प सही उत्तर है।
20वां प्रश्न है मैं बाजार जाता हूं, इस वाक्य का संस्कृत में कर्मवाच्य क्या होगा? ये हिंदी वाक्य है, मैं बाजार जाता हूं, इसका कर्मवाच्य बनाना है। तो कर्मवाच्य का नियम है कि कर्मवाच्य के कर्ता में होती है तृतीया, तो मैं जो कर्ता है इसमें तृतीया लगा देनी है। अब देखिए, मैं कर्ता की तृतीया विभक्ति क्या होगी, या तृतीया में मैं कर्ता क्या बनेगा, तो बनेगा मया। और कर्म में प्रथमा लगाते हैं तो ये नपुंसकलिंग का कर्म है, ये आपणम हो जाएगा। और क्रिया जो होती है ये कर्ता के नहीं बल्कि कर्म के अनुसार अब लगेगी, और क्रिया आत्मनेपद की लगेगी। तो यहाँ देखिए आत्मनेपद की क्रिया गम्यते लगी हुई है, गम्यते गम्यते गम्यन्ते रूप बनते हैं। तो आपणम है प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन लेकिन आत्मनेपद की है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, मया आपणम गम्यते। मैं बाजार जाता हूँ, इसका संस्कृत में कर्मवाच्य क्या होगा, मया आपणम गम्यते। बी विकल्प सही उत्तर के साथ अगले प्रश्न को देख लेते हैं। उपोषित में संधि है, उपोषित में संधि कौन सी है, गुण है, पररूप है, दीर्घ है या फिर पूर्वरूप? तो उपोषित का संधि विच्छेद होता है उप प्लस ओषति, उप प्लस ओषति ये संधि विच्छेद होता है किसका, उपोषित का। अब यह एक सूत्र आता है एंगी पररूपम, और एंगी पररूपम कहता है कि अगर अवर्णांत उपसर्ग के बाद ए या ओ से शुरू होने वाली क्रिया होती है तो जो उपसर्ग का आ होता है उस आ के बाद यदि क्रिया का ए या ओ है तो आ पररूप आदेश होकर के पररूप आदेश हो जाता है, और पररूप आदेश होकर के यदि बाद में ए है तो आ ए के समान हो जाएगा, ओ है तो ओ के समान हो जाएगा। तो यहाँ आ के बाद ओ है तो आ पररूप आदेश होकर के ओ बन जाता है। और ये नियम किसका है, यह है पररूप संधि का। सूत्र क्या है, एंगी पररूपम। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न नैके में संधि है, नैके में संधि कौन सी है? तो नैके में संधि कौन सी, यहाँ पर देखिए नैके में ऊपर ना में ऐ की मात्रा है, और ऐ की मात्रा जहाँ होती है वहाँ पर संधि कौन सी होती है, वृद्धि संधि। अच्छा, अगर बात की जाए इसके संधि विच्छेद की तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, न प्लस ए के। क्या हो जाएगा, न प्लस ए के। न में क्या है, आ है, और ए के में क्या है, ए है। आ प्लस ए दोनों के स्थान पर एकादेश वृद्धि आदेश हो जाएगा और क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा। तो ना प्लस ए के क्या बनेगा, नैके, निश्चित रूप से वृद्धि संधि है, सी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न अव्यय शब्द समूह है, कौन सा समूह है चार विकल्पों में से जिसमें सभी शब्द अव्यय हैं? सा ते यूयम, तो यह देखिए सा ते यूयम ये सब क्या है, सर्वनाम है, जबकि पूछा क्या गया है, अव्यय। अत्र तत्र ये दोनों अव्यय हैं लेकिन तस्य क्या है, सर्वनाम है, तो ये विकल्प गलत है, ये भी गलत है। फिर देखिए सर्वत्र अधुना उपरि, इसमें तीनों अव्यय पद हैं। नमः सह, यहाँ दो अव्यय हैं लेकिन ज्येष्ठ क्या है, विशेषण है। तो निश्चित रूप से तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। इस तीसरे विकल्प में सभी पद जो हैं वो क्या हैं, अव्यय हैं, सी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न 79 की संस्कृत संख्या नहीं है, 79 की कौन सी संस्कृत संख्या नहीं है? तो नवसप्तति। नवसप्तति का मतलब है 9 प्लस 70, सप्तति माने 70, 9 मतलब 9, 70 और 9 कितना होता है, 79 होता है। ऊनाशीति, ऊनाशीति का मतलब है अशीत माने होता है 80, और 80 से एक ऊन है, एक ऊन माने एक कम है, और 80 से जो एक कम होता है वो भी क्या होता है, 79। एकोनाशीति, इसका मतलब क्या है, तो अशीत माने यहाँ 80 है, और एकोन का मतलब है एक कम है, 80 से कम है तो भी 79, और 80 से एक कम है तो भी क्या है, 79 है। क्या है बोलिए, 79 है। अच्छा, एकोन सप्तति लिखा है, सप्तति मतलब होता है 70, और एकोन का मतलब होता है एक कम। 70 से एक कम क्या होता है, तो 70 से एक कम क्या होता है, 69 होता है। अब आपके सामने चारों विकल्प हैं, आपको बताना है कि 79 की संस्कृत संख्या कौन सी नहीं है। तो एकोन सप्तति ये विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एकोन सप्तति का मतलब है जो 70 से एक कम है, और जो 70 से एक कम है वो क्या है, 69, जबकि 9 सप्तति 79 है, ऊनाशीति भी 79 है, एकोनाशीति भी 79 है। तो कौन सा विकल्प होगा, डी विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निश्चित रूप से जो लोग डी विकल्प को सही उत्तर मान रहे हैं आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न नयनम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है, जो नयनम शब्द है इसमें कौन सी प्रकृति और प्रत्यय कौन सा है? तो नयनम, नयनम प्रयुक्त प्रकृति और प्रत्यय बताना है, चार विकल्प हैं, नम प्लस ल्युट,
देखिए लुट प्रत्यय तो है लेकिन नम नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि नम के साथ लुट लग करके क्या बनता है? नमनम बनता है, नमन करना। लुट प्रत्यय भाववाचक प्रत्यय होता है और इसके द्वारा बने पद जो होते हैं वो सदैव नपुंसक लिंग होते हैं, तो क्या बनेगा? नमनम। अच्छा, ने प्लस लुट, तो ने कोई धातु नहीं है। नयन के साथ लुट लगाएंगे तो नयन तो हमारा संज्ञा पद है, ये लुट प्रत्यय है। कृत प्रत्यय तो ये लगता है धातु के साथ, इसलिए ये विकल्प भी सही नहीं है। अब ये 3 विकल्प तो हमारे गलत हो गए। एक ही विकल्प हमारे सामने शेष है जो सही है, वो है नी प्लस लुट, बी विकल्प। नी धातु के साथ जब लुट प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो नी प्लस लुट बराबर क्या बनता है? नयनम। और नयनम क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ये कृत प्रत्यय है लुट, बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, अंतःस्थ वर्ण हैं, कौन से वर्ण अंतःस्थ हैं ये बताना है। श श साहा ये अंतःस्थ नहीं, ये क्या है? ये तो होते हैं ऊष्म। क्या होते हैं बोलिए? ऊष्म। अण प्रत्याहार, तो इसमें तो 3 ही वर्ण आ रहे हैं, आ ई उ, ये भी नहीं है। अगला यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार बिल्कुल सही उत्तर है। क्यों? क्योंकि यण प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, यावा राला, और ये चारों वर्ण हमारे क्या हैं? अंतःस्थ वर्ण हैं। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि सी विकल्प सही है। यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्या होते हैं? अंतःस्थ वर्ण होते हैं। 27वां प्रश्न, अट प्रत्याहार के वर्ण हैं। अट प्रत्याहार, अब देखिए अट प्रत्याहार अयुण के आ से बनेगा और हैवरट के 5वां सूत्र जो हैवरट है उसके टा तक रहेगा। तो अट प्रत्याहार के वर्ण कौन से होंगे? स्वर, सारे स्वर तथा हा या व र, अथवा आ ई उ और टा, ए ओ तथा हा या टा, विसर्ग या अनुनासिक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? सभी स्वर तथा हा या व र। ए विकल्प सही उत्तर है। अट प्रत्याहार के वर्ण हैं किस विकल्प में? ए विकल्प में। 28वां प्रश्न, वसंत ऋतु में कौन सी संधि है? वसंत ऋतु में संधि बतानी है। तो वसंत ऋतु का अगर हम संधि विच्छेद देखेंगे तो आसानी से पहचान लेंगे। वसंत धन ऋतु, ये होता है संधि विच्छेद किसका? वसंत ऋतु का। अब देखिए वसंत धन ऋतु जो है इसमें आपको वसंत में क्या दिख रहा है? आ दिख रहा है, और री इधर है कहाँ? ऋतु में। हमने नियम पढ़ा है कि आ के बाद जब री होता है तो आ प्लस री मिलकर के दोनों के स्थान पर गुण आदेश क्या हो जाता है? अर। तो वसंत धन ऋतु क्या बना? वसंत ऋतु। आ प्लस री बराबर अर, ये नियम किसका है? ये है गुण संधि का, आद गुण सूत्र लगता है। तो निश्चित रूप से गुण संधि बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पंचगवम में समास है। पंचगवम में कौन सा समास है? 4 विकल्प हैं, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, बहुब्रीहि है या द्वंद्व है। अच्छा, पंचगवम में समास कौन सा है? यहाँ पर देखिए पंचगवम में पहला पद क्या है? संख्यावाची विशेषण है, और संख्यावाची विशेषण जहाँ पर होता है वहाँ पर समास क्या होता है? वहाँ पर समास होता है द्विगु समास। लेकिन द्विगु समास तो कहीं विकल्प में है ही नहीं। पंचगवम का विग्रह होता है पंचानाम गवाम समाहारः, 5 गायों का समूह। द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन द्विगु समास है नहीं। अब क्या करें? तो ध्यान दीजिए, हम जब तत्पुरुष समास पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, तत्पुरुष समास जब पढ़ते हैं तो तत्पुरुष समास के मुख्य 2 भेद होते हैं। एक होता है समानाधिकरण तत्पुरुष और एक क्या होता है? व्यधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष वो होता है जहाँ पर दोनों पदों की विभक्तियाँ होती हैं समान, और जब दोनों पदों की विभक्तियां समान होती हैं तो उसको हम समानाधिकरण कहते हैं, और समानाधिकरण का नाम होता है कर्मधारय। तो कर्मधारय जो ये तत्पुरुष का भेद है, और पुनः कर्मधारय में जब एक पद विशेषण हो, और कैसा विशेषण हो? संख्यावाची, तो वहाँ पर हो जाता है द्विगु समास। तो द्विगु समास जो है ये भेद है किसका? कर्मधारय का, और कर्मधारय भेद है किसका? तत्पुरुष का। तो यहाँ पर अगर द्विगु नहीं दिया हुआ है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि सही विकल्प क्या हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। तो यहाँ पर पंचगवम में समास कौन सा है? तत्पुरुष को आप सही मान सकते हैं। पंचगवम में समास कौन सा है? द्विगु है, लेकिन जब द्विगु विकल्प का अभाव है तो यहाँ पर द्वंद्व होगा नहीं, बहुब्रीहि होगा नहीं, अव्ययी भाव होगा नहीं, निश्चित रूप से तत्पुरुष समास सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पितृ शब्द का संबोधन एक वचन रूप होता है। जो पितृ शब्द है इसका संबोधन में एक वचन का रूप क्या होता है? हे पितृ होता है, हे पिता होता है, हे पिता होता है, या हे पितृ। तो संबोधन में बनता है रूप पितृ का, हे पिता, हे पितरौ, हे पितरः। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं सी विकल्प हमारा सही उत्तर है। पितृ शब्द का संबोधन एक वचन रूप क्या होगा? हे पिता होगा।
सी विकल्प सही उत्तर के साथ ये श्रृंखला हमारी आज यहीं पर संपन्न होती है। आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने अंक सही हुए हैं, आपने इस श्रृंखला में कितने अंक प्राप्त किए हैं, कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, कमेंट करके बताइएगा। आज की क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी और हमारे साथ आप पहली बार जुड़ रहे हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे उत्साहवर्धन के लिए क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों तक इसको पहुंचाएं अर्थात शेयर करें। हम पुनः मिलेंगे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगली क्लास में। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।